हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो इनकम टैक्स में आज हम लोग अपना पहला हेड स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था जब इनकम टैक्स स्टार्ट हुई थी कि जो सैलरी हेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप और किसी हेड से इनकम कमाए ना कमाए, इस हेड से इनकम जरूर कमाएंगे। क्योंकि ज्यादातर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यही सोच रहे हैं कि हाँ हम जॉब करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला हेड जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कोऑर्डिनेटर इग्नू 39016, कुमारी मायावती, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की। और सेक्शन 14 आपको याद आ रहा होगा कि लास्ट जब डेफिनेशन वाला हमने चैप्टर किया था तब भी आपको सेक्शन 14 के बारे में मैंने बताया था। सेक्शन 14 एक्चुअली क्या बताता है? सेक्शन 14 आपको हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बताता है कि इनकम टैक्स में जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनकम है वो कितने पार्ट में बांटा गया है, इनकम को कितने भागों में विभाजित किया गया है, वो हम यहां पर देखते हैं। तो आपको कुछ याद आ रहा है कितने हेड्स बताए गए थे आपको? बिल्कुल सही याद आया, 5 हेड्स ऑफ इनकम है आपके। और हम एक एक करके सारे हेड्स पहले देख लेते हैं। सबसे पहला है सैलरीज हेड, जो सेक्शन 15 से स्टार्ट होकर सेक्शन 17 तक है। यही हम हेड आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई मकान है, आपके पास कोई दुकान है और आपने उसे किराए पर उठा दिया, भाई आप पैसे अर्जित कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स तो चाहिए। तो ये भी एक सोर्स होता है। आपने मकान है, आपका कोई दुकान है और आपने किराए पर उठा ली और आप उससे किराया अर्जित कर रहे हैं, रेंट मिल रहा है आपको। जब रेंट मिल रहा है, इनकम हो रही है, इनकम का जनरेशन हो गया, तो टैक्स तो लगेगा। तो वो जो टैक्स लगेगा वो लगता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, उससे आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना? तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पे लगेगा। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स याद आया? ये भी एक इनकम का जरिया होता है, लोग इससे भी पैसे कमाते हैं। लोग क्या करते हैं कि जमीन खरीद लेते हैं, दुकान खरीद लेते हैं और शेयर्स भी इन्वेस्ट करते हैं लोग। और जब उनके पैसे बढ़ जाते हैं तो उनको सेल कर देते हैं। तो इस टाइप की जो इनकम जनरेशन होती है, इस टाइप से जो आप इनकम जनरेट करते हैं, वो आपका कैपिटल गेन्स हेड में टैक्सेबल होता है। लास्ट हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बहुत आसान सा हेड है। जो भी इनकम आपकी इन 4 हेड्स में नहीं आएगी, यानी कि कोई ऐसी इनकम जो ना तो यहां पर आई, ना यहां पर आई, ना यहां पर आई, तो वो यहां पर टैक्सेबल होगी। आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये जो बची खुची इनकम होती है, रेजिडुअल हेड, वो हेड कहलाता है इसमें, है ना? जैसे कि आपकी कोई लॉटरी निकली, लॉटरी निकली तो लॉटरी पे क्या सैलरी हेड में टैक्स देंगे? हाउस प्रॉपर्टी की है, कैपिटल गेन है, पीजीबीपी है नहीं, तो आप अदर सोर्सेज में टैक्स देंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि जो भी ऐसी इनकम, आप इनकम को कंपेयर करेंगे। गिफ्ट मिल गया आपको, गिफ्ट क्या आगे शुरू के 4 हेड्स में है? नहीं है, लास्ट वाले में हेड में टैक्स देंगे, है ना? डिविडेंड मिल गया आपको, बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो वो सब लास्ट हेड में जाता है। कहने का मतलब ये बहुत सिंपल सा है कि जो 4 हेड्स में इनकम नहीं आएगी वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। तो चलिए अब इनकम फ्रॉम सैलरीज यानी कि पहला हेड स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला हेड, इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब इसमें सेक्शन जो मैंने बताया आपको कि सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 17 तक पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं हर सेक्शन में है क्या क्या।
सेक्शन नंबर 15 एक्चुअली ये है चार्जिंग सेक्शन। तो ये बताता है कि किस पे टैक्स लगेगा, किस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो वो सेक्शन 15 है आपका। सेक्शन 16 में आपकी डिडक्शंस आती हैं। डिडक्शंस का मतलब आपको जो है कुछ इसमें से छूट मिल जाएगी, उस पर वो टैक्स हमें नहीं देना पड़ता। यानी कि डिडक्शन एक्चुअली करता क्या है, हमारी इनकम को कम कर देता है। और ये डिडक्शन आपकी 3 तरह की डिडक्शन है। सेक्शन 16(1)(a) पढ़ेंगे आप, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। सेक्शन 16(2) पढ़ेंगे आप, ये होती है आपकी इंटरटेनमेंट अलाउंस। और सेक्शन नंबर 16(3) है आपकी एम्प्लॉयमेंट टैक्स। इस पूरी डिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत ज्यादा, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सेकंड वीडियो होगी वो, उसमें ये चीज आप डिटेल में समझ पाएंगे। सेक्शन 17 जो है वो डेफिनेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सारी दे रखी हैं। और उसमें 17(1) में आप पढ़ेंगे सैलरी के बारे में। सेक्शन 17(2) जो है ये है परक्विजिट्स के बारे में। और सेक्शन 17(3) में आप पढ़ेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो सिर्फ 3 सेक्शन है, सेक्शन के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज है कि सैलरी क्या होती है आपकी। तो सैलरी के लिए देखिए बताया गया है, एनी रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर। एनी रेम्यूनरेशन पेड, किसने पेमेंट किया हो, एम्प्लॉयर ने, टू हिज एम्प्लॉई इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज इज कॉल्ड सैलरी। अगर कोई रेम्यूनरेशन पेमेंट किया गया है किसी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज के बदले में, तब वो कहलाती है सैलरी। इट इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट्स। ये मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट्स भी इंक्लूड करता है। अभी आप इसमें देखेंगे, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी आपको। आपको मकान मिल गया, आपको दुकान मिल गया, आपका LIC का LIC प्रीमियम कंपनी पे कर रही है, आपके बच्चों की फीस कंपनी दे रही है, आपको मेडिकल फैसिलिटी आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है। बहुत सारी फैसिलिटीज आप जो है अवेल करते हैं अपने एम्प्लॉयर से। और एम्प्लॉयर से जो भी फैसिलिटीज आप अवेल करेंगे वो यहां पर टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में टैक्स लगेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हम चीज पढ़ने जा रहे हैं, चार्जिंग सेक्शन। सैलरीज अंडर सेक्शन 15 में पढ़ेंगे हम ये वाला, है ना। तो सैलरीज अंडर सेक्शन 15 क्या कहता है। चार्जिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक चैप्टर का। सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, द फॉलोइंग शैल बी चार्जेबल टू दिस सेक्शन। किसके ऊपर टैक्स लगेगा सैलरी में, वो चीज देखने जा रहे हैं। पहली चीज कहते हैं सैलरी ड्यू। सैलरी ड्यू हो गई, आपको रिसीव नहीं हुई। तो अगर आपको सैलरी ड्यू हो गई और आपको रिसीव भले ही ना हुई हो, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करिए कि आपने 12 महीने काम किया, 12 महीने की सैलरी आपकी ड्यू हो गई, ठीक है। लेकिन आपको सैलरी खाली रिसीव हुई उस पर्टिकुलर ईयर में 11 महीने की, ठीक है। तो अब आपको सैलरी में, जब आप टैक्स निकालने लगेंगे तो सैलरी में किस इनकम को इंक्लूड करेंगे, 12 महीने की सैलरी लेंगे या 11 महीने की सैलरी लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपकी सैलरी ड्यू हो गई 12 महीने की, तो आप 12 मंथ्स की सैलरी को इंक्लूड करेंगे अपनी सैलरी इनकम में, ठीक है। अब बात आती है कि रिसीव तो मुझे सिर्फ 11 महीने की हुई है, तो 12 महीने की टैक्स क्यों दूंगा 12 महीने की सैलरी पे। तो ये इनकम टैक्स का रूल है, सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लीजिए सेकंड आ गया आपका सैलरी रिसीव्ड। अगर आपने सैलरी रिसीव्ड कर ली, है ना, कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो है सैलरी, काम तो किया उसने 12 महीने, है ना, लेकिन जो सैलरी रिसीव हुई, सपोज करिए उसने 3 महीने की सैलरी ले ली एडवांस, 15 महीने की इसने सैलरी रिसीव कर ली। अब यहां पर बात आती है कि भाई 12 महीने पे टैक्स लगेगा या 15 महीने पे टैक्स लगेगा, यानी कि जो सैलरी की इनकम है वो 12 महीने की ली जाएगी या 15 महीने की इंक्लूड की जाएगी।
तो उसमें मैंने आपको बताया कि सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। अब आपने 15 महीने की सैलरी जो है वो रिसीव कर ली, तो यहां पर जब आप सैलरी इंक्लूड करने लगेंगे अपनी, तो 15 महीने की सैलरी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि दोनों में से जो भी पहले हो, तो पहले तो रिसीव हो गई, आपको रिसीव हो गई तो रिसीव बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ड्यू और रिसीव में से जो भी पहले आएगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो चीज आप सैलरी इनकम में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है एरियर्स ऑफ सैलरी। अब ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, एरियर ऑफ सैलरी। अब एरियर ऑफ सैलरी में क्या होता है कि सपोज करिए कि आपका कुछ इंक्रीमेंट लगा, आपकी कुछ सैलरी बढ़ाई गई है ना, सैलरी बढ़ी तो आपकी जो जब जब ग्रेड पे चेंज होते हैं तब तो हमें ये एरियर मिलता है। और जैसे 2016 में जो है ये पूरा का पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर चेंज किया गया था। अब 2016 वाले जो रूल बनाए गए सैलरी में, अब उन पे जो है लागू होते होते आपकी कंपनी ने 2018 से आपको नए ग्रेड्स के हिसाब से सैलरी देना शुरू कर दिया 2018 से। अच्छा, 2018 से देना शुरू कर दिया, तब तो आप आराम से 2018 के बाद तो टैक्स देंगे ही देंगे। और फिर कंपनी ने कहा ठीक है, 2016 से 2018 के बीच जो रह गया वो भी मैं आपको 2018 के अंदर पेमेंट करूंगा, और वो वाली सैलरी भी उठा के आपको 2018 में पेमेंट कर दी गई। तो जो बकाया यानी कि जो पीछे का जो एरियर था, जो पीछे की बकाया सैलरी थी जो आपकी इंक्रीमेंट की वजह से ड्यू हुई, वो भी आपको 2018 में दे दी गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आती है कि ये आपको एरियर ऑफ सैलरी रिसीव हो गई, तो आपको जब रिसीव होगी उसी ईयर में उस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का एक नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हम जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ये इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। इनकम ज्यादा होगी तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि मान लिया आपका 2 साल का एरियर मिला 2018 की इनकम में, तो 2018 में क्या होगा, जब आपकी सैलरी बिल्कुल वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और बढ़ने की वजह से आपको हायर स्लैब पे टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप 20% में ही आ रहे हैं, लेकिन एरियर की वजह से आप 30% में चले गए, है ना। तो उस कंडीशन में आपको रिबेट का एडवांटेज मिलता है। गवर्नमेंट ने कह रखा नहीं, कोई भी किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी, तो रिबेट मिलेगा। रिबेट का मतलब आप ये क्लेम करेंगे अपने स्टेटमेंट में कि ये जो मुझे जो मेरी इनकम है ये वाली जो 18 में मिली है, ये एक्चुअली में कुछ 2016 की है, कुछ 2017 की है। तो 2016 में अगर मुझे मुझे मिल गया होता ये पैसा, तब तो मुझे 20% ही टैक्स देना पड़ता। 2017 में जो पैसा मिल गया होता ये भी मुझे 20% ही टैक्स देना पड़ता। तो मुझे तो 2018 में मिला, इसकी वजह से तो मुझे जो है मुझे मेरी इनकम बढ़ जाएगी सैलरी की, और मुझे टैक्स जो है हायर रेट से देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स आपको रिबेट प्रोवाइड करती है, और आप जो है अपना रिबेट क्लेम करेंगे और आपका टैक्स जो है वो सेव हो जाएगा। तो ये हम रिबेट वाले चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन बताया। चार्जिंग सेक्शन में सैलरी ड्यू और सैलरी रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर पे टैक्स लगता है। एरियर मिल गया तो अगर आपको किसी तो एरियर पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि हमारे हैं सैलरी से रिगार्डिंग। सबसे पहला रूल, इन्हीं पे देखिए पूरी की पूरी आपकी सैलरी हेड टिका हुआ है। अगर ये रूल्स आपको क्लियर होंगे तो आपके लिए जो आगे का सफर है सैलरी का, वो बहुत आसान हो जाएगा। और अगर इसमें कंफ्यूजन रहेगा तो आपको जगह जगह पे समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, अरे सैलरी की इनकम है या नहीं है, कहाँ इंक्लूड करूं कहाँ नहीं करूं। तो ये चीज कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप बहुत ध्यान से इन इंपॉर्टेंट रूल्स को समझेंगे। नंबर फर्स्ट रूल इज रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप का। अब सपोज करिए कि एक आदमी को एक किसी दूसरे आदमी से कुछ पैसे हर महीने मिल रहे हैं, हर महीने मिल रहे हैं, है ना। तो अब बात ये होगी, क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये उनके रिलेशनशिप पर डिपेंड करेगा कि उनका रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है या नहीं है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बादलपुर में,
और मुझे वहां से सैलरी मिलती है, तो मुझे सैलरी डेफिनेटली सैलरी हेड में टैक्सेबल दूंगा, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट मुझे सैलरी पेमेंट करती है। उसके अलावा वो हमें कुछ अलाउंसेस भी देती है, बिल्कुल अलाउंसेस देती है, तो वो भी मैं सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा मेरे लिए। अब क्या बात आती है कि हमें यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी कराने पड़ते हैं। अब जो हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स कराते हैं तो यूनिवर्सिटी हमें इन्विजिलेशन फीस के रूप में पेमेंट करती है, इन्विजिलेशन के रूप में हर ड्यूटी का पेमेंट करती है। ऐसे ही जब यूनिवर्सिटी की हम इवेल्युएट करते हैं, आप लोग ये आंसर बुक्स इवेल्युएट करने यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो भी यूनिवर्सिटी से हमें कुछ अमाउंट मिलती है। अब बात ये आती है यहाँ पर तो कि क्या मैं सैलरी हेड में उस इनकम पे टैक्स दूंगा? सोचिए आप, क्या मैं सैलरी हेड में उस इनकम पे टैक्स दूंगा? सैलरी हेड में तो मेरा टैक्स तब आएगा जब हमारा रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का हो। क्या यूनिवर्सिटी जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है वो मेरी एम्प्लॉयर है? आंसर इज नो, वो मेरी एम्प्लॉयर नहीं है। जब वो मेरी एम्प्लॉयर नहीं है, इसका मतलब वो इनकम मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। वो मेरी जो इनकम है अगर सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी तो क्या मैं उस पर टैक्स नहीं दूंगा? बताइए, तब तो फिर मुझे टैक्स देना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया, कुछ कोई कहीं से भी आप पैसा अर्न करते हैं तो किसी न किसी हेड में तो आपको टैक्स देना ही पड़ता है। तो इस इनकम पे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स देते हैं। ऐसे ही एमपी एमएलए की जब सैलरी की बात आएगी तो एमपी एमएलए की सैलरी भी जो है सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि उनको जो सैलरी मिलती है वो उनका एम्प्लॉयर नहीं होता, गवर्नमेंट उनका एम्प्लॉयर नहीं होता, और वो एम्प्लॉय भी नहीं होते उनके सरकार के, है ना। उन्हें चुनते हम हैं, वहां जाके वो जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो हमारे नॉमिनी हमें ही तो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोग, है ना। हम वोट करके उन्हें अपॉइंट करते हैं कि हाँ ये हमारी तरफ से ये हम जाएंगे एमपी, ये एमपी बनेंगे। तो जो उनका बेसिकली जो जिसने उन्हें अपॉइंट किया, जिसने उन्हें चुना, वो अलग है, और जो गवर्नमेंट से वो सैलरी ले रहे हैं, गवर्नमेंट उनका एम्प्लॉयर नहीं है। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो वो लोग भी अपनी सैलरी पर जो टैक्स है वो अदर सोर्सेज में देते हैं, सैलरी हेड में नहीं इंक्लूड की जाती है। सोर्सेज ऑफ सैलरी मे बी मोर देन वन। सोर्सेज मोर देन वन हो सकते हैं, हो सकता है आप दो एम्प्लॉयर से सैलरी ले रहे हैं तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप दो एम्प्लॉयर से भी सैलरी ले रहे हैं तो भी वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि मान लिया मैं एक एक्स कंपनी में काम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम मैंने दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर रखी है, वहां भी मुझे सैलरी मिल रही है, तो वो दोनों जो एम्प्लॉयर हैं जो मुझे सैलरी ही दे रहे हैं वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सोर्स हो सकता है सैलरी का। नो डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड वेजेस में भी कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। ऐसा ना समझें आप कि वेजेस भी, इनकम फ्रॉम वेजेस कोई अलग हेड होगा, नहीं, 5 ही हेड हैं, और 5 हेड में जो वेजेस हो या सैलरी हो दोनों को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। सैलरी का मतलब एक बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्ट से जो पैसा कमाते हैं, और वो सैलरी में इंक्लूड होता है, और जो अपने शारीरिक श्रम करके पैसा कमाते हैं वो वेजेस में होता है। दोनों ही चीजें इसी हेड में आती हैं। वॉलंटरी पेमेंट्स, अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई इच्छा से अपनी कुछ पेमेंट कर दी है आपके आपके लिए, तो भी वो पेमेंट जो है वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि भाई मैंने तो मांगे नहीं थे, तो एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से दे दिए, तो ये जो है मेरा यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होगा। टैक्स फ्री सैलरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। टैक्स फ्री सैलरी, आपका एम्प्लॉयर है वो आपसे ये कहता है कि ठीक है आप हमारे यहाँ काम करिए और आपका जो भी टैक्स होगा वो टैक्स मैं पेमेंट कर दूंगा। अब सपोज करिए कि आपने ज्वाइन की कंपनी, और आपका पूरे साल में 10 लाख रुपए की इनकम हुई, 2 लाख रुपए का टैक्स निकल के आया, और आपके एम्प्लॉयर ने वो टैक्स जमा करा दिया। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे अपनी इनकम में, तब आप समझ लीजिए आपकी इनकम हो गई 12 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि जो 2 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने आपकी तरफ से पेमेंट किया वो भी अब आपकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, और आपको 12 लाख की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, अगर टैक्स फ्री सैलरी मिलती है तो जो भी टैक्स पेमेंट हो गया एम्प्लॉयर की तरफ से वो भी हमारी सैलरी की इनकम में इंक्लूड होगी। सैलरी फॉर गोइंग और सरेंडरिंग, देखिए कितना फॉर गोइंग, यानी कि अगर आपने सैलरी को छोड़ दिया, आपने कहा नहीं इस महीने की सैलरी मैं नहीं लूंगा या मैं सरेंडर करता हूँ,
तब भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सैलरी ड्यू हो गई है, सैलरी ड्यू हो गई। ड्यू होने की वजह से सैलरी पे आपको ही टैक्स देना पड़ेगा उस सैलरी के ऊपर, यानी कि वो सैलरी आपकी इनकम में ही ऐड होगी। हाँ, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और अपनी सैलरी को आप सरेंडर करते हैं या फॉरगो करते हैं, उस कंडीशन में उस सैलरी पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी मैंने अभी बताया आपको। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी जो होती है, यानी कि कुछ आपको डिडक्शन मिल जाती है, कुछ छूट मिल जाती है, और हमारा सैलरी का जो बर्डन है, जो इनकम है, वो कुछ कम हो जाती है। तो तीन तरह की डिडक्शन मिलती हैं हमारी, मैंने अभी भी ऊपर बताया था आपको पहली स्लाइड में। तो वही तीन डिडक्शंस हैं, वो दी जाती हैं, और इससे हमारी सैलरी का बर्डन कम हो जाता है। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर इज नॉट सैलरी। बिल्कुल, लोन को कभी भी हम सैलरी के साथ नहीं मर्ज करते। कि लोन अगर एम्प्लॉयर ने दे दिया, भाई एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ भी दिया जाता है, जो कि मैंने बताया कि एम्प्लॉयर की तरफ से स्वेच्छा से भी कुछ दे दिया तो आप सैलरी में इंक्लूड कर, लेकिन ये कुछ नहीं, ये तो लोन है। लोन इज ए डिफरेंट थिंग। लोन अगर आपको मिल गया तो आपको उस पर ब्याज भी लेना पड़ सकता हो सकता है मैं इंटरेस्ट फ्री भी दे रहा हो, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन लोन अगर दे दिया तो वो सैलरी नहीं होता। सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम आर डिफरेंट। सैलरी और बिल्कुल प्रोफेशनल इनकम बिल्कुल अलग होती है। कोई एक प्रोफेशनल आदमी है और आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सपोज करिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको हमने अपने यहाँ रखा और हमने कहा आप हमें प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करिए, और उसके चक्कर में हम उससे कोई फीस पेमेंट करते हैं, तो वो आपकी जो है प्रोफेशनल इनकम है, वो उसकी पीजीबीपी में जाएगी, सैलरी हेड में नहीं आएगी। यहाँ पर वो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। इवन अगर उसकी अमाउंट फिक्स हो जाती है और वो अपनी प्रोफेशनल फीस हर महीने भी लेता है, तब भी वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। सैलरी टू अ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ये भी बिठा देखिए। सैलरी टू पार्टनर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस हेड। सैलरी टू पार्टनर, अगर आपको कोई पार्टनर, आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप बिजनेस में किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि ये देखने में लगता है कि सैलरी मिल रही है तो सैलरी में ही टैक्सेबल होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता, वो देखिए, क्योंकि जो सैलरी दी जाती है पार्टनर को, वो एक तरीके से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना। जैसे किसी पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं, उन्हें 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो एक पार्टनर इक्वल पार्टनर है, 3 लाख रुपए एक को मिलेंगे, 3 लाख रुपए एक को मिलेंगे। अब इसी में बात करते हैं कि एक पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर है, वो ज्यादा काम कर रहा है, मेहनत ज्यादा कर रहा है, और उसने पार्टनरशिप डीड में लिखवा रखा है कि भाई मैं एक्टिवली काम करूंगा, आप मत करना काम, और क्योंकि मैं एक्टिवली काम करूंगा तो मुझे 1 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी। अब सेम बिजनेस है, मान लीजिए जो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, उसमें अगर 1 लाख रुपए सैलरी आप दे देते, तो 1 लाख रुपए सैलरी देने के बाद 5 लाख रुपए प्रॉफिट बचा। अब 5 लाख रुपए प्रॉफिट बचा तो उसमें से आधा एक ए को मिल जाएगा, आधा दूसरे वाले पार्टनर बी को मिल जाएगा। 2,50,000 रुपए एक को मिल गए, 2,50,000 एक को मिल गए। अच्छा, ए क्योंकि एक्टिव पार्टनर है, उसे 1 लाख रुपए मैंने बताया सैलरी भी दी गई, तो ए को एक्चुअल देखो तो आप मिले 3,50,000 रुपए, और बी को मिले सिर्फ 2,50,000 रुपए। दोनों को ऐड करेंगे तो यह आया 6 लाख रुपए। इसका मतलब पहले भी जब हमने बांटा तब भी 6 लाख को ही बांटा था, अब सैलरी के साथ बांटा तब भी 6 लाख को ही बांटा, तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इसीलिए ये सैलरी इनकम नहीं होती है। प्रीवियस ईयर ऑफ सैलरी इनकम, आपको पूरे सैलरी हेड में प्रीवियस ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक देखनी है, क्या सैलरी मिली, वो वाली सैलरी आप इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी, एक्रूवल यानी कि आपने पैसे कमाए कहाँ पर, एक्रूड कहाँ पर किए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सैलरी में। अगर आपने पैसे सैलरी में, मतलब पैसे इंडिया में कमा लिए, सैलरी इंडिया में एक्रूड कर ली, तो आपको सैलरी हेड में वो इनकम ऐड हो जाएगी। अगर आपने एक्रूड करे इंडिया से बाहर बट रिसीव कर लिए इंडिया इंडिया में, तब भी आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको जब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी पढ़ा था, तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना जा रहा हूँ वो भी मैंने बताया था, कि अगर आपने सैलरी की इनकम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने को बाहर ही कमाए, उसमें बाहर ही मिले, यानी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो बाहर चला गया और बाहर ही काम कर रहा है, और बाहर ही उसी देश की गवर्नमेंट ने उसको सैलरी पेमेंट कर दी, फिर भी मैंने आपको समझाया था कि उस इनकम पे जो हमारा
चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तीनों ही केसेस में उसको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वो प्लेस ऑफ एक्रूवल इंडिया में ही माना जाता है। तो ये एक्रूवल ऑफ सैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट आता है बेसिक सैलरी डिटर्मिनेशन एज पर ग्रेड्स। एज पर ग्रेड्स के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो ग्रेड्स के हिसाब से आपको सैलरी अलग अलग निकालनी पड़ती है, कब से आदमी ने ज्वाइन किया और उसका ग्रेड कब चेंज हुआ, और उसके हिसाब से। लेकिन आप ध्यान वही रखेंगे ग्रेड्स के हिसाब से निकालते हुए भी कि प्रीवियस ईयर की सैलरी इनकम ही पे ही आपको टैक्स लगाना होता है। उसके ग्रेड के हिसाब से चलिए, जिसने ज्वाइन कब किया 2017 से मान ले दे रखी इन्फॉर्मेशन, तो 2017 से आप स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद 2019 और 2020 की इनकम पे टैक्स मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे। आई होप इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। हम देखते हैं कि सैलरी में इंक्लूड क्या क्या होता है। सैलरी में इंक्लूड होता है वेजेस, मैंने अभी पीछे ही बताया आपको, एनी एन्यूटी और पेंशन। ये एन्यूटी क्या चीज है? एन्यूटी का मतलब कोई भी चीज ऐसी जो एनुअल बेसिस पे मिल रही है आपको, वो यहीं पर इंक्लूड होगी। पेंशन आपने सुन रखा होगा। पेंशन क्या होता है? जब आदमी रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद जो एम्प्लॉयर की तरफ से उसे दिया जाता है उसके जीवन यापन के लिए, वो पेंशन कहलाती है। वो ऐसा नहीं कि वो टैक्स फ्री होती है, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है सैलरी हेड में। किसी भी तरह की फीस अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रही है, यहीं पर टैक्सेबल होगी। आपको कमीशन मिल रहा है, कई बार जो सेल्स वाले काम जॉब करते हैं उसमें सैलरी के साथ कमीशन फिक्स होता है कि आपको हम 20,000 रुपये सैलरी देंगे और जितनी भी सेल करेंगे उसको 50% या 20% कमीशन देंगे। तो कमीशन मिल रहा है, वो भी सैलरी का ही पार्ट है। बोनस आपको दिवाली पे, होली पे, न्यू ईयर पे कंपनी बोनस पेमेंट कर रही है, तो वो भी सैलरी में इंक्लूड होगा। अलाउंसेस, हर महीने कैश में आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिल गया आपको, जो है एचआरए मिल गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं आपकी, वो भी टैक्स सैलरी में ही टैक्स बिल लगता है। पर्क्स यानी कि फैसिलिटीज, परक्यूजिट्स आपको मिल रहे हैं, तो वो भी यहीं पर टैक्स बिल होंगे। ये सब हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। पूरा अलग अलग जो है, ये एक तरीके से सेक्शन है पूरे समझने के। इसी तरह से प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, तो वो भी यहीं पर इंक्लूड होगी सैलरी हेड में ही। एडवांस सैलरी आपने ले ली है, वो भी सैलरी हेड में आएगी। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, अर्नड लीव, आपने लीव अर्न कर ली, लीव कमा ली, छुट्टी नहीं ली आपने। आपको आप भी छुट्टी ले सकते थे, लेकिन आपने अपनी संस्था के लिए, आपने उसके लिए काम किया, और काम करने के बाद आपने अपनी छुट्टी को अर्न कर ली। छुट्टी को अर्न कर ली और फिर बाद में आप उसे इनकैश करा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, तो वो भी जो पैसा ले रहे हैं वो भी इंक्लूड होगा सैलरी में ही। नेक्स्ट आता है सैलरी ऑफ नोटिस पीरियड। अगर आप किसी कंपनी को छोड़ रहे हैं, आपने नोटिस दे दिया, नोटिस देने के बाद आपको कंपनी ने उस नोटिस पीरियड की सैलरी पेमेंट की है, तो वो भी आपका सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। नोटिस पीरियड की सैलरी में ऐसा नहीं है कि आप सोचें नोटिस देते ही मेरा तो रिलेशनशिप ही खत्म हो गया, और रिलेशनशिप खत्म होने का मतलब कि इस पे तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कि अब तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है ही नहीं, तो नहीं है तो फिर वो खत्म। ऐसा नहीं है, जब तक आप कर रहे हैं नोटिस पीरियड की भी सैलरी पे आप सैलरी हेड में ही टैक्स लगेगा। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, अगर आपको कंपनी से निकाला जाता है, कंपनी की हालत खराब हो गई, कंपनी ने आपको बाहर कर दिया, और उसके बदले में आपको कॉम्पेंसेशन दिया, रिट्रेंच कर दिया, निकाल दिया, और उसके बदले में आपको कुछ एक मुश्त 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से कंपनी ने आपको पेमेंट किया, तो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन पे भी सैलरी हेड में ही जो है वो इनकम इंक्लूड होगी, वो कॉम्पेंसेशन सैलरी हेड में ही इंक्लूड किया जाएगा। कॉम्पेंसेशन रिसीव फ्रॉम वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अगर आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट अपनी इच्छा से भी रिटायरमेंट लेते हैं और आपको अमाउंट रिसीव होती है, तो वो भी इनकम आपकी सैलरी हेड में ही इंक्लूड की जाएगी। वीआरएस जो होता है अपनी इच्छा से जब हम रिटायरमेंट ले लेते हैं पहले ही। एनुअल एक्रिएशन ऑफ रिकॉग्नाइज फंड, अगर रिकॉग्नाइज फंड में कुछ चीज एनुअली इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयर कुछ पैसे जमा कर रहा है, तो उसका भी रूल्स है, वो भी यहाँ पर सैलरी हेड का ही पार्ट होता है, और वो आपकी सैलरी में जो है वो ऐड हो जाता है। ट्रांसफर बैलेंसेस, कुछ बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, आपके एम्प्लॉयर ने कुछ आपको पेमेंट किया आपको, तो वो भी सैलरी हेड में ही आएगा।
रेम्यूनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं अपनी संस्था के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है ना, आपने काम भी एक्स्ट्रा किया और आपको पेमेंट भी एक्स्ट्रा मिली, तो वो रेम्यूनरेशन जो भी आपको मिला वो भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। सैलरी फ्रॉम यूएनओ से अगर सैलरी मिल रही है तो वो एग्जेम्प्टेड होती है, उस पर कोई टैक्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से वो एग्जेम्प्टेड होती है। सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोफेसर फ्रॉम साक, साक से अगर आप प्रोफेसर को सैलरी मिल रही है तो वो भी इंक्लूड होगी इनकम फ्रॉम सैलरी में, और 2 साल की जो सैलरी होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम अलाउंसेस पढ़ेंगे। अब स्टडी प्लान देख लेते हैं। आपको सैलरी, जो कि आज हम चल रहे हैं बेसिक चीजें बताने के लिए मैंने लिखा, सैलरी बताई जाएगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप जो है अलाउंसेस के बारे में जानेंगे, फिर आप परक्विजिट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड, यानी कि अलग अलग करके सैलरी आज हमारा हो गया, फिर डिडक्शन हम पढ़ेंगे कल, अलाउंसेस उसके मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, फिर परक्विजिट को जानेंगे, फिर प्रोविडेंट फंड को, मतलब बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज को पढ़ना है। और लास्ट में फिर जब सारे चीजें खत्म हो जाएंगी तब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, और छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम हर हेड के साथ, हर चैप्टर के साथ करते रहेंगे, लेकिन लास्ट में एक जब आपकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी तब उसमें डिटेल में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपनी स्टडी मटेरियल की करेंगे। अब इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आज मैं आपको समझाता हूं बेसिक सैलरी का। इन केस ऑफ इंक्रीमेंट, सैलरी निकाल रहे हैं बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी में आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो ये रूल समझ लीजिए बस आज, तो सैलरी का जो बेसिक वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा हमारा। अब इसमें सैलरी जब मिलती है आपको बेसिक सैलरी, तो उसमें बेसिकली जब इंक्रीमेंट होता है ना, हम इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, जैसे ही आपको 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल 1 ईयर, तो आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है ना, तो वो कहलाता है एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट जब आपकी या तो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लगता है, या कहीं कहीं पर तो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि हाँ डेट कि इंक्रीमेंट जो है वो आपका 1 जुलाई को दिया जाएगा या 1 जनवरी को दिया जाएगा, है ना। नॉर्मली तो जब आपने ज्वाइन किया उस डेट पे आपको इंक्रीमेंट मिलता है। अब हम देखते हैं दो तरह के रूलिंग है इसमें। सैलरी ड्यू कब होती है? सैलरी ड्यू हो रही है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। मोटे तौर पे समझिए कि आपने 1 तारीख को कंपनी को आए और आपको 30 तारीख को कंपनी सैलरी दे दे रही है। 30 तारीख यानी कि लास्ट डे को जैसे ही आप जाने लगे तो कंपनी ने कहा लीजिए अपनी सैलरी पकड़िए, ऐसे समझो आप इसे। तो ये हम कह रहे हैं सैलरी ड्यू कब हुई? लास्ट डे में हुई, यानी कि महीने के महीने ही सैलरी आपको मिल जाएगी। सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मैं जनवरी में आया, मैंने काम किया, जनवरी की सैलरी मेरी जनवरी में ड्यू नहीं हुई, मेरी जो सैलरी ड्यू हो रही है वो हो रही है अगले महीने की पहली तारीख को, यानी कि 1 फरवरी को। तो इस कंडीशन में तो आपको सैलरी जनवरी की जनवरी में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ड्यू ही हो रही है वो 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को ही आपको वो सैलरी ड्यू मानी जाती है। नॉर्मली होता क्या है गवर्नमेंट केस में, हम फर्स्ट डे वाला, यानी कि ये हम गवर्नमेंट के केस में लेके चलते हैं, और ये वाला हम नॉन गवर्नमेंट के केस में लेके चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की सैलरी कहीं ना कहीं से पास होके आती है, तो हम मानते हैं कि भाई ड्यू जो है वो उसमें नहीं हो सकती है, और नॉन गवर्नमेंट वाले जो होते हैं उनकी सैलरी कहीं से पास नहीं होती है, तो वो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यू हो सकती है। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं ले लेता हूं आपके लिए, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। X joined a company on 1st January 2018 and received a monthly salary of ₹50,000। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कब किया और जो सैलरी कितनी मिल रही है ये। His company gives an increment of 3% per annum on basic salary। तो जिस सैलरी पे जिस सैलरी पे भी ज्वाइन करा है उसी सैलरी पे हर साल 3% का इंक्रीमेंट दिया जाता है। ये आपके एम्प्लॉयमेंट की जो भी कंडीशन होती है उसमें लिखा होता है। आपसे पूछी गई कि भाई बेसिक सैलरी बताइए उसकी कितनी होगी, इफ हिज सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, पहला रूल के हिसाब से भी बताना है, और दूसरा पूछा है सैलरी ऑन ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। बहुत आसान सी चीज है ये, समझ लीजिए इसे।
सबसे पहले हम कर रहे हैं सैलरी ड्यू ऑन द लास्ट डे। लास्ट डे का मतलब ये बताया कि सेम मंथ में जनवरी की सैलरी जनवरी में मिलेगी, फरवरी की सैलरी फरवरी में ड्यू होगी, मार्च की सैलरी मार्च में ड्यू होगी। अच्छा, जब भी आप सैलरी का क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर लेके चलते हैं, और प्रीवियस ईयर होगा आपका 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक, है ना, ये प्रीवियस ईयर होगा। चलिए, अब इसे जो सैलरी इसने 1 जनवरी को ज्वाइन किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था 50,000 रुपए सैलरी मिली। अब 50,000 रुपए सैलरी कब तक मिलेगी? ये मिलेगी 31 दिसंबर, क्योंकि जब तक 1 साल पूरा नहीं होगा तो 31 दिसंबर 2018 तक इसे यही सैलरी मिलती रहेगी। और जैसे ही 1 जनवरी 19 आ गया, देखिए इससे अगला दिन आ गया 1 जनवरी 19, है ना, 31 दिसंबर 2018 का अगला दिन, तो इसकी सैलरी 1500 से बढ़ गई, 3% बढ़ रही है, और बता रखा है कि बेसिक पे ही बढ़ेगी। फिर जैसे ही इसकी सैलरी आ गई 1 जनवरी 2020 को, तो फिर 3% बेसिक पे ही बढ़ी, तो 50,000 पे फिर 3%, 1500 रुपये और बढ़ गए, तो ये 53,000 आ गए, है ना। तो सबसे पहले तो ये सैलरी, और ये सैलरी कब तक चल रही है? जैसे पहले वाली मैंने बताई, ऐसे ये वाली सैलरी ये 31 दिसंबर 19 तक चलेगी, 1 साल तक यही चल रही है। और ये 31 दिसंबर ये जो है आपकी ये 20 तक चल रही है, ये भी 1 साल तक चल रही है। तो पहले आप सैलरी ले लेते हैं कहाँ से कहाँ, एक साल तक क्या चल रही है। अब उसके अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें इंक्रीमेंट हो भी सकता है कि डेट्स दे रखी हो कि नहीं जुलाई में देते हैं और जून में देते हैं, तब आप इंक्रीमेंट उस हिसाब से निकालेंगे, नॉर्मल कंडीशन में ऐसे निकालते हैं। अच्छा, अब सैलरी की बात कर रहा हूँ, अब मुझे ये बताइए, आपने इसमें सॉल्यूशन ही आ गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इस पूरे चार्ट को, यानी कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस पूरे चार्ट को आपको देख के ये मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इसमें अब देखिए सैलरी हमें निकालनी थी 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2019 को। तो 1 अप्रैल 2019 को इसमें कौन सी सैलरी मिल रही होगी? 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 19 देखिए इस पीरियड में आएगा, ये जनवरी से लेके यहाँ तक के पीरियड में। इसका मतलब उसे जो सैलरी मिल रही होगी वो मिलेगी 51,500 रुपए। 1 अप्रैल 19 से सैलरी मिलनी शुरू हुई, और अप्रैल की सैलरी आपको 30 अप्रैल को दे दी जाएगी, है ना। तो अप्रैल की सैलरी अप्रैल में मिल गई, मई की मई में मिल गई, जून की जून में मिल गई, ऐसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले दिसंबर में मिल गई। तो अब देखिए अप्रैल से दिसंबर तक हो गए 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स तो हमें सैलरी मिली 51,500। तो 51,000 हमने लिख दिया, 51,000 इंटू 9। अब क्योंकि सैलरी आपको लेनी थी 31 मार्च, सैलरी कब तक लेनी थी हमें लेनी थी 31 मार्च 2020 तक। तो इसका मतलब जनवरी 2020, फरवरी 2020, मार्च 2020 और आएगा, और जनवरी 2020 में देखिए सैलरी कितनी हो गई यहाँ पर 53,000। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की सैलरी हो गई 53,300 के हिसाब से। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 6,22,500 ये आपकी हो गई सैलरी, बेसिक सैलरी। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ये था आपका लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब हम चलते हैं, दूसरे रूल में, सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ की। अगर सैलरी आपको सेम मंथ में नहीं मिलती है, अप्रैल मतलब जनवरी की सैलरी आपको फरवरी की 1 तारीख को ड्यू हो रही है, फरवरी की सैलरी मार्च की 1 डे में ड्यू हो रही है, और मार्च की सैलरी अप्रैल में 1 डे में ड्यू हो रही है, तब आप क्या करेंगे? देखिए प्रीवियस ईयर आपका सेम सैलरी भी अगर आप देखें तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई 1 जनवरी 18 से मुझे सैलरी मिलनी शुरू हुई 50,000 रुपए, 31 दिसंबर 18 तक मिली। फिर 1 जनवरी 19 से सैलरी शुरू हुई 51,500 रुपए, और ये 31 दिसंबर 2019 तक मिली। फिर 1 जनवरी 2020 से आपकी सैलरी हो जाएगी 53,000, और ये आपको 31 दिसंबर 2020 तक मिलेगी। अब आपको जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि यहाँ पर ये जो हमारी सैलरी है ये 1 अप्रैल 2019 को कितनी मिल रही है। अब देखिए 1 अप्रैल 2019 जो आएगा वो इस वाले पे यहाँ से, क्योंकि 1 जनवरी 19 से स्टार्ट हो गया है, ये ले पूरे 12 महीने की सैलरी चल रही है। तो 51,500 रुपए ये सैलरी आपको 1 अप्रैल में मिलेगी। अच्छा, 1 अप्रैल को जब आप कंपनी आएंगे तो आपको एक्चुअली 1 अप्रैल में मार्च वाली सैलरी ड्यू हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या रूल पढ़ रहे हैं, सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो जैसे ही 1 अप्रैल को मैं आया कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में आया, तो वो कहेंगे जी मार्च की सैलरी ये रही आपकी, और आप ये पकड़िए, क्योंकि हम सैलरी तो अगले महीने की 1 तारीख को देते हैं। तो 1 अप्रैल को मुझे सैलरी मिल गई जो कि मार्च की थी, है ना। फिर मुझे 1 मई को सैलरी मिलेगी जो कि अप्रैल की होगी। ऐसे ही 1 जून,
अब देखिए यहाँ से जोड़िए आप, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अच्छा, 1 जनवरी को जो सैलरी मिलेगी, 1 जनवरी 2020 की बात कर रहा हूं मैं, वो सैलरी होगी एक्चुअल में आपकी दिसंबर वाले महीने की। और दिसंबर वाले महीने में जो सैलरी मिल रही है वो तो आपको 51,500 रुपए मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखें 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक काउंट करिए, तो ये आपके 10 मंथ्स आते हैं। तो इसका मतलब 10 मंथ जो सैलरी है वो तो मिलेगी आपको 51,500 रुपए, है ना। अब आपकी जब आपकी जनवरी तक की आपने सैलरी निकाल ली, तो अब क्योंकि आपको मार्च, आपका जो पीरियड है वो क्या है, 31 मार्च 2020 तक, तो अब आपको ये देखनी है कि 2 सैलरी और मिलेंगी अभी आपको। कौन कौन सी सैलरी मिलेंगी बताइए। एक 1 फरवरी की सैलरी मिलेगी, 1 फेब 2020 की सैलरी मिलेगी, और 1 मार्च 2020, क्योंकि 1 अप्रैल तो अगले साल चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 फरवरी में जो सैलरी मिल रही है वो आपकी मिल रही है मतलब 1 फरवरी 2020 में जो सैलरी मिल रही है वो होगी जनवरी 2020 की सैलरी, और जनवरी 2020 की सैलरी तो हो गई 53,000, है ना। फिर उसके बाद जो 1 मार्च को जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है फरवरी 2020 की सैलरी, वो भी होगी 53,000। तो यहाँ पर चेंज इतना हो जाता है कि 51,500 ये तो 10 मंथ्स के हो जाते हैं, और 53,000 ये आपके 2 महीने के हो जाते हैं। टोटल अगर हम करें तो 6,21,000 सैलरी, बेसिक सैलरी वो आपकी होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस पूरे वीडियो को बहुत धैर्य से सुना, और धैर्य से सुनना भी था। अगर आप नहीं सुनते तो आपको ये समझ में भी नहीं आता। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उसे रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि नहीं सर, सब पूरा का पूरा सैलरी का वीडियो बनाएं, सैलरी हेड का, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।